जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है सबको? दिस इज़ गुड। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपनी आज के इस वेबिनार की। अच्छा जी, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक ओरिएंटेशन में ये डिस्कशन की थी कि इन वेबिनार्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम एक ओवरव्यू दें ऑफ द लेक्चर्स जो कि आप ने देखने हैं ऑन अ वीकली बेसिस, और उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, जो है क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करें। जो भी क्यूरीज़ हैं जब आप लेक्चर्स देखते हैं, ऑफ कोर्स कोई चीज़ ऐसी होती है वेयर यू फील स्टक अप या आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, सो दिस वेबिनार इज़ आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्लियर दोज कन्फ्यूजन्स एंड आस्क एनी क्वेश्चंस यू मे हैव। मैं अब थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करता हूँ कि पिछले जो लेक्चर्स जो हमने बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अपलोड किए, आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने उनको देखा है, लेकिन मैं उसका एक ओवरव्यू देता हूँ कि उन लेक्चर्स में क्या क्या था जो आपने देखा है। उससे रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे डिस्कस करें। फिर वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि अब उसके बाद के जो लेक्चर्स हैं उसमें आपने क्या कवर करना है। तो हमने बात की थी बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे सिलेबस का जो एक मेजर एरिया है जिसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग आपने कैफ लेवल पे ली हुई है, इसके कुछ एरियाज आपने पढ़े हुए हैं पहले से, तो उनको रिफ़्रेश कराया गया है। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमने स्टार्ट किया था विथ टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। और उसमें हमने बात की कि एक है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR या रॉस टेक्निक, एक है पेबैक पीरियड, फिर इसके दो बच्चे हैं, एक नॉर्मल पेबैक पीरियड और एक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, और उसके बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। जो कि है NPV और IRR। NPV के थ्रू जब हम फैसला करते हैं तो हम फैसला करते हैं विद द साइन ऑफ द NPV, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट। IRR टेक्निक में हम फैसला करते हैं IRR को वर्सेस रिक्वायर्ड रेट या डिस्काउंट रेट से कंपेयर करते हैं, राइट। तो इसके लिए भी IRR कैलकुलेशन के लिए भी हमें चाहिए कैश फ्लोज और कंपैरिजन के लिए डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट चाहिए। इसीलिए हम कलेक्टिवली इन दोनों टेक्निक्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। हमने फिर ये बात की कि कैश फ्लो डिटर्मिनेशन इज पार्ट ऑफ बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन इज पार्ट ऑफ एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो हमने कहा था हम कैश फ्लो डिटर्मिनेशन से स्टार्ट करते हैं, और कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के बेसिक्स ही मार्कर इज लाइट, ठीक है। इस मार्कर को मैं थोड़ा सा डार्क करता हूं। तो उसके बाद यहाँ जो हमने अभी पढ़ना है, जो अभी आपके पास लेक्चर्स थे जिसमें डिस्कशन स्टार्ट हुई है इसकी, तो उसमें है कैश फ्लो डिटर्मिनेशन। तो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिसके गिर्द बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की डिस्कशन है। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम कैश फ्लो डिटर्मिनेशन पूरी सीखते हैं और उसके फंडामेंटल्स की डिस्कशन करते हैं। तो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कैश फ्लो डिटर्मिनेशन की सारी डिस्कशन है कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कैश फ्लोज हम कैसे बनाते हैं। डिस्काउंट करने से पहले देखें, चाहे NPV
टेक्निक हो चाहे आईआरआर, पहले प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज बनते हैं और कैश फ्लोज चाहे एनपीवी हो, आईआरआर हो और आगे जाके हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड आईआरआर हो, तो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन बिल्कुल सेम है। इवन आगे जाके हम एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू जब पढ़ते हैं एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, तो प्रोजेक्ट के जो कैश फ्लोज डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं है। चाहे आप एनपीवी बाद में फिर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें तो एनपीवी निकालें, या उन कैश फ्लोज से आईआरआर कैलकुलेट करके फिर उसे आप रिक्वायर्ड रेट से कंपेयर करें फॉर डिसीजन मेकिंग वाया आईआरआर। तो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के डूज एंड डोंट सेम है। प्रोजेक्ट, तो यहाँ हम सीखते हैं प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज डिटर्मिन करना, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कैश फ्लोज, उसके जो डूज एंड डोंट्स हैं, और ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा आगे हमने एमआईआरआर की कैलकुलेशन करनी हो, आईआरआर की कैलकुलेशन करनी हो, इवन एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ तो हम एनपीवी निकालना सीख रहे हैं ना, आगे जाके हम एपीवी भी निकालना सीखेंगे, उसमें भी प्रोजेक्ट कैश फ्लोज ऐसे ही डिटर्मिन होंगे जैसे हम यहाँ सीखते हैं। तो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के डूज एंड डोंट्स यहाँ हमें सारे सिखाए गए हैं लेक्चर्स में जो कि अपलोड किए गए, और आप में से कुछ लोगों ने शायद देखे भी हों और कुछ से रह गए हैं, तो वो ज़रूर देख लें। तो इसके जो डूज हैं उसमें हमें रेलेवेंट कैश फ्लोज हम डालना सीखते हैं, टैक्स इफेक्ट्स इनकॉर्पोरेट करना सीखते हैं, यहाँ वर्किंग कैपिटल चेंजेस इनको अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर करना सीखते हैं। ये सारी बातें वो हैं जो आपने बेसिक्स कैफ लेवल पे काफ़ी सारी पढ़ी हुई हैं, उन्हीं को हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके यहाँ सीखते हैं। हम यहाँ इररेलेवेंट कैश फ्लोज या आइटम्स नहीं डालते, हम यहाँ नॉन कैश आइटम्स नहीं डालते, और फिर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते, लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड। अनलेस इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन लाइक लीज और बोरो, हम यहाँ नहीं डालते। तो हमने एक ये बेसिक समरी चार्ट बना के फिर यहाँ से एक एक आइटम की डिस्कशन शुरू की उन लेक्चर्स में। पहले हमने सीखा है कि रेलेवेंट और इररेलेवेंट की आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, सो उन लेक्चर्स में आपको मिलेगी पहली डिस्कशन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि हर क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये है आपके लिए कि आपको प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करने, रेलेवेंट कैश फ्लोज और आइटम्स को पिक करना है और इररेलेवेंट को छोड़ देना है। और उसका एक एसिड टेस्ट, लिटमस टेस्ट ये है कि हर वो आइटम जो डिसीजन के दोनों अल्टरनेटिव्स पे मौजूद है वो इररेलेवेंट है, और हर वो आइटम जो डिसीजन की एक साइड, डिसीजन की दो साइड्स क्या हैं कि या मैं प्रोजेक्ट करूंगा यस, या मैं प्रोजेक्ट नहीं करूंगा नो। ईदर द प्रोजेक्ट इज वायबल और इट इज नॉट वायबल, तो मैं करूंगा यस या मैं अंडरटेक नहीं करूंगा नो। तो दो अल्टरनेटिव्स हो गए ना डिसीजन के, या डिसीजन ये होगा या ये होगा। तो हर वो आइटम जो डिसीजन के दोनों पलड़ों पे, डिसीजन की दोनों साइड्स पे मौजूद है वो इररेलेवेंट है, जिसको आप बाद औकात संक कॉस्ट भी कहते हैं, जिसे आप जो है ना इररेलेवेंट कॉस्ट भी कहते हैं, है ना। तो ये सारी डिस्कशन उसकी आइडेंटिफिकेशन के, फिर हमने मटेरियल कॉस्ट में ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेबर कॉस्ट में ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिक्स कॉस्ट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सारी बातें की गई हैं, रेलेवेंट और इररेलेवेंट की आइडेंटिफिकेशन की आपको की प्रैक्टिस कराई गई है और उसको उसके टूल सिखाए गए हैं। एज एन एग्जाम्पल, जैसे फिक्स कॉस्ट होती है ना, अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, हम कहते हैं ये हमेशा इररेलेवेंट है, क्योंकि एक फिक्स कॉस्ट हो रही है और अलोकेट हो गई यहाँ या यहाँ, तो अब आप प्रोजेक्ट करें या ना करें वो कॉस्ट तो हो रही है, जस्ट द अलोकेशन विच विल चेंज, तो कॉस्ट इनकर हो रही है। तो फिक्स कॉस्ट जो ऑलरेडी हो रही है वो इररेलेवेंट है। हाँ, किसी प्रोजेक्ट की वजह से कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है वो रेलेवेंट हो जाती है। सिमिलरली मटेरियल्स के केस में हम ये देखते हैं, इस तरह की बातें यानी डिस्कस की गई हैं। मैं तो एक आध विंडो ओपन कर रहा हूँ आपके साथ कि जैसे कोई फीजिबिलिटी स्टडी हुई प्रोजेक्ट की, अब फीजिबिलिटी हो गई स्टडी, अब आप प्रोजेक्ट करें और फीजिबिलिटी स्टडी की कॉस्ट पे नहीं की, अब आप प्रोजेक्ट करें या ना करें, एक फीजिबिलिटी स्टडी हो चुकी ना,
द कॉस्ट इज कॉमन ऑन बोथ डिसीजन अल्टरनेटिव्स, तो वो कॉस्ट तो इनकर होनी है, तो वो क्या हो गई, वो इररिलेवेंट कॉस्ट हो गई, यू नो। सिमिलरली एक मटेरियल है जो कि पड़ा हुआ है आपके पास, परचेज किया हुआ, किसी ज़माने में लिया, किसी प्रोजेक्ट के लिए वो यूज़ नहीं हुआ, तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, वो इररिलेवेंट है ना। रेलेवेंट क्या है कि अब वो कैसे यूज़ होगा, अगर यूज़ होगा तो क्या सिचुएशन होगी, यूज़ नहीं होगा तो क्या होगा, यू नो। तो रेलेवेंट आइटम वो है, इसीलिए हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट, दे आर ऑल इररेलेवेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट याद रखिए इज फ्यूचर लुकिंग, हिस्ट्री इज इररेलेवेंट। जहाँ भी हम खड़े हैं, अगर एक मटीरियल है जो कि आ चुका और अब इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, उसको आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी होगी वो रियलाइज़ कर लेंगे। सो द रेलेवेंट कॉस्ट, अगर आप उसको प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेते हैं, एक मटेरियल जो आया हुआ पड़ा हुआ है जिसका कोई और यूज़ नहीं है, तो व्हाट विल यू लूज इफ़ यू डू नॉट यूज़ इट, यू विल लूज द NRV, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अदरवाइज क्या करेंगे, उसे मार्केट में डिस्पोज करेंगे, तो क्या रियलाइज होगी, जो उसकी NRV होगी। तो द रेलेवेंट आपकी कॉस्ट वुड बी is the NRV in that case. Is everybody with me? तो सबसे पहले relevant और irrelevant cost के गिर्द हमने एक रिफ्रेशर करवाया है और इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन को हमने रिफ्रेश किया। ये सारी बातें वो हैं, बेसिक्स हैं जो आप कैफ लेवल पे पढ़ चुके हैं। यहाँ आपको उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा ब्रशअप किया गया है, रिवाइज करवाया गया है। उसके बाद हमने टैक्स इफ़ेक्ट्स को सही तरीके से इनकॉर्पोरेट करना सीखा है कि प्रोजेक्ट के टैक्स इफ़ेक्ट्स को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिसमें टैक्स डेप्रिसिएशन है, टैक्स गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स है, इसकी की है। टैक्स बताते खुद इज अ नॉन कैश आइटम, लेकिन इसकी यूटिलिटी ये है कि टैक्स जब आप टैक्स P&L बनाएंगे प्रोजेक्ट का, तो उसमें टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेसिस पे टैक्स की पेमेंट्स होंगी या टैक्स की सेविंग होंगी अगर लॉस है तो वो जो टैक्स की पेमेंट्स या टैक्स कैश फ्लोज की कैलकुलेशन के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट चाहिए, उस टैक्सेबल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स गेन और लॉस चाहिए। सो दे बिकम रेलेवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स, जिसकी बेसिस पे टैक्स के कैश फ्लोज बनते हैं, फिर हम एड बैक कर देते हैं उन्हें। सो दीज टैक्स इफेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स, जिसकी बेसिस पे आपके टैक्स इफेक्ट्स आते हैं। तो टैक्स इफेक्ट्स को सही तरीके से कैलकुलेट करना, इसकी डिस्कशन की गई है। टैक्स डेप्रिसिएशन को कैसे अकाउंट फॉर करें, टैक्स गेन और लॉस की कैलकुलेशन कैसे करें, WDV टैक्सेशन हो तो क्या होगा, टैक्स पेबल इन एरियर्स है उसकी कैसे कहानी होगी, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें यहाँ डिस्कस की गई हैं टैक्स इफेक्ट्स के अंदर। वैसे तो टैक्सेशन एज अ सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा हुआ है, तो इट शुड नॉट बी एन इशू फॉर यू टू अंडरस्टैंड, लेकिन द आइडिया यहाँ ये है कि प्रोजेक्ट के हवाले से आप टैक्स के इफेक्ट्स को अप्रोप्रिएटली ठीक तरीके से कैसे अकाउंट फॉर करें, इसकी एक पूरी डिस्कशन है। एक क्लास हमने इस पे डेडिकेट इसलिए किया है कि ये बेसिक्स है, एक बार ये रिफ्रेश हो जाए, ये छोटी छोटे एडजस्टमेंट्स मिल के ही एक 20 मार्क्स 25 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है NPV के एनालिसिस का। तो टैक्स इफेक्ट्स की डिटेल में डिस्कशन की गई है, ठीक है, और सही तरीके से टैक्स के इफेक्ट्स को कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, जिसमें टैक्स डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, टैक्स गेन और लॉस की, टैक्सेबल प्रॉफिट्स, टैक्स लॉस आ जाए तो क्या होगा, टैक्स की पेमेंट्स के बारे में कहा जाए, टैक्स इन सेम ईयर, टैक्स इन एरियर्स, तो उसकी सारी डिस्कशन फंडामेंटल्स की यहाँ की गई है। फिर हमने इन लेक्चर्स में वर्किंग कैपिटल चेंजेस की डिस्कशन की। अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या हैं, वी ऑल नो दिस। हम कैश फ्लोज को दो तरीकों से बनाते हैं, अगर आपको याद हो। एक डायरेक्ट मेथड है और एक क्या है, बोले इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कैश फ्लो, राइट। सो व्हाट वी हैव इज कैश फ्लो जब हम बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की या कंपनी की, बहुत सारी कैश फ्लो आपने स्टेटमेंट बनाई होंगी जिंदगी में। एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कैश फ्लो है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेमेंट फॉर परचेजेस वगैरह वगैरह, तो ये डायरेक्ट फॉर्म है। इनडायरेक्ट में आप बेसिकली P&L से चलते हैं ना,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से चलें तो प्रॉफिट की प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह ऐड बैक करते हैं, पीबीटी से चले प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो फिर आप अल्टीमेटली प्रॉफिट से चलते हैं, नॉन कैश आइटम्स ऐड करते हैं, ऐड लेस जो भी करें आप, यू नो, यू हैव गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, यू हैव डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब चीज़ें करने के बाद इंटरेस्ट वगैरह की प्रोविजंस हैं या पेमेंट्स हैं, वो भी ऐड बैक करते हैं कि वो हम फाइनेंसिंग में डालेंगे। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आती हैं, है ना, स्टॉक इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज डिक्रीज इन रिसीवेबल्स, इंक्रीज डिक्रीज इन पेबल्स, ये क्या करती हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, व्हाट डू दे डू। ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये पीएनएल की जो फिगर्स हैं ये अक्रूवल अकाउंटिंग बेस्ड फिगर्स हैं, ये अक्रूड फिगर्स को कैश फिगर्स में कन्वर्ट कर देती हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एनपीवी या आईआरआर कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, प्रोजेक्ट के नेट कैश फ्लो, हर साल के कैश फ्लो फॉर द ईयर चाहिए हर साल का। तो हम इन अक्रूवल फिगर्स को इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं इनटू कैश फिगर्स। दीज आर बेसिकली टाइमिंग एडजस्टमेंट्स टू कन्वर्ट अक्रूवल फिगर्स इनटू कैश फिगर्स। आई एम श्योर आपने कैफ लेवल पे भी ये बातें आपको सिखाई गई होंगी, यहाँ हमने उनको पूरा रिवाइज किया है कि कैसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस अक्रूवल फिगर्स को कैश फिगर्स में कन्वर्ट करती हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने रिफ्रेश कराया है और फिर प्रोजेक्ट्स में इसकी एप्लीकेशन दिखाई है। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस आखिर में जाके कैसे रिकवर हो जाता है, ये इंक्रीमेंटल या वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट कैसे होती हैं, ये सारी डिस्कशन इसके अंदर है। क्योंकि हमें जनरली जो एनपीवी का क्वेश्चन होता है उसमें हम प्रोजेक्ट के पहले पीएनएल स्टेटमेंट बनाते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट्स, फिर टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स गेन और लॉस ऐड बैक कर रहे होते हैं, तो हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं। तो इसलिए दीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस बिकम रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस की डिस्कशन भी की है कि कैसे ये टाइमिंग एडजस्टमेंट्स अक्रूवल फिगर्स को कैश फिगर्स में कन्वर्ट करती हैं, कैसे इनको आपने इनकॉर्पोरेट करना है। पहले इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने रिफ्रेश करवाया है, फिर इसकी प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेशन में एप्लीकेशन समझाई है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ का, इन्फ्लेशन इफेक्ट्स। इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को कैसे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज में अकाउंट फॉर करें। बेटा इसकी तस्वीर लेके डाल दें ग्रुप्स में, तो फिर मैं ऐसे मिटाऊं। फिर हमने जो डिस्कशन की है वो इन्फ्लेशन इफेक्ट्स की डिस्कशन है। पहले तो ये समझाया है कि इन्फ्लेशन की वजह से रिक्वायर्ड रेट, इन्फ्लेशन दोनों चीज़ों को इफेक्ट करती है, हमारे कैश फ्लोज को भी इम्पैक्ट करती है और हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न को भी, रिक्वायर्ड रेट या डिस्काउंट रेट को भी इफेक्ट करती है। कैसे करती है ये हमने पहले कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन इसकी की है। इन्फ्लेशन है क्या, जिसके आज कल तो हम बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, हम सब अफेक्टीज हैं। इट्स अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल कह लें और अ डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जो 100 रुपया एक साल पहले परचेज कर सकता था, आज का 100 रुपया वो चीज़ नहीं परचेज कर सकता। सो इट्स कॉल्ड अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, या इसकी इट्स कॉल्ड इंक्रीज इन प्राइस लेवल, राइट। तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कैश फ्लोज को कैसे अफेक्ट करती है, रिक्वायर्ड रेट को कैसे अफेक्ट करती है, ये बातें हमने की हैं। और फिर हमने कहा है कि कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट दोनों रियल भी हो सकते हैं, यानी विदाउट इफ इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, एक थ्योरेटिकल फिगर्स, और नॉमिनल भी होते हैं यानी इनकॉर्पोरेटिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये बात हमने की है, उसे एक्सप्लेन किया गया है। चूँकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं विच इज़ अ वर्ल्ड विद इन्फ्लेशन, तो हमारे एक्चुअल वर्ल्ड कैश फ्लोज आर नॉमिनल कैश फ्लोज। नॉमिनल कैश फ्लोज को मनी कैश फ्लोज भी कहते हैं हम। This is excluding the impact of inflation. This is including the effects of inflation, right? ये कैश फ्लोज भी और डिस्काउंट रेट भी रियल नॉमिनल होते हैं, ठीक है। फिर हमने ये बात की है
कि अगर कैश फ्लोज रियल होंगे तो डिस्काउंट रेट भी रियल होगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल बात की है। और अगर कैश फ्लोज नॉमिनल होते हैं तो डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल होता है। यू नो, सो वी कंपेयर लाइक विथ लाइक, एप्पल एप्पल बनाना बनाना, राइट। तो हमने इस बेसिक्स की डिस्कशन की है। फिर हमने ये किया है कि कब रियल कैश फ्लोज तो रियल डिस्काउंट रेट, नॉमिनल कैश फ्लोज तो नॉमिनल डिस्काउंट रेट। अगर हम प्रोजेक्ट के रियल कैश फ्लोज बनाएंगे तो डिस्काउंटिंग रियल रेट से होगी, नॉमिनल कैश फ्लोज बनाएंगे तो नॉमिनल रेट से डिस्काउंटिंग होगी। फिर हमने ये बात की है कि कब हम नॉमिनल कैश फ्लोज बनाएं, कब हम रियल कैश फ्लोज बनाएं। तो नॉमिनल कैश फ्लोज बनाने का ऑप्शन तो हमेशा हमारे पास है और हम कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि नॉमिनल कैश फ्लोज आर एक्चुअल वर्ल्ड कैश फ्लोज। रियल कैश फ्लोज का एक रिस्ट्रिक्टिव, इसका जो है ना, हम इसकी एप्लीकेशन है, ये हम हमेशा, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम प्रोजेक्ट के रियल कैश फ्लोज बना के रियल रेट से डिस्काउंट करें। इसका यूज़ रिस्ट्रिक्टिव है, कब ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा तो फिर इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, ये सारी बातें भी हमने की हैं जब हमने इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट्स की डिस्कशन की है। अब ऑब्जेक्टिव इस वेबिनार का ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें रिपीट की जाएं, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में है। मैं सिर्फ एक विंडो ओपनिंग कर रहा हूँ कि इन लेक्चर्स में आपको मिल क्या रहा है, व्हाट इज़ दैट इज़ एग्जैक्टली कवर्ड इन दैट, सो दैट व्हेन यू गो, ताकि आपको एक इस वक्त ये फीलर मैं आपको दे रहा हूँ, या जिन्होंने ये लेक्चर्स लिए हुए हैं उनकी एक रिविज़न हो रही है कि उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। तो इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट्स को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, कब ऐसा होता है कि रियल कैश फ्लोज बनाएं, फिर जब रियल कैश फ्लोज बनाते हैं तो कैसे टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स और गेन और लॉस की डीफ्लेशन होती है, उन्हें अलग से डिस्काउंट किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किए हैं। फिर इनके गिर्द क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, कुछ डिफरेंट प्रैक्टिस किट से किए हैं, कुछ अपने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस किए हैं इनके गिर्द। ये सारी डिस्कशन बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कैनवस में हमने कवर की है, राइट। उसके बाद हमने आखिर में फिर ये भी डिस्कस किया, ये बात हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, नॉन कैश आइटम्स नहीं आने चाहिए, सिर्फ हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, कोई ऐसी नॉन कैश चीज़ है तो नहीं आनी चाहिए। ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है कि हम कैश फ्लोज बना रहे हैं। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज क्यों नहीं आने चाहिए, फिर इसकी डिस्कशन की गई है। कॉन्सेप्चुअली इसे हमने एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो एक्चुअली IRR ऑफ फाइनेंसिंग कैश फ्लोज है। वो बनता ही ऐसे है कि सारे फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें तो NPV उनकी ज़ीरो हो जाए, तो इसलिए लॉजिकली हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को इनकॉर्पोरेट नहीं करते। तो इसको भी एक्सप्लेन किया गया है, नंबर्स के थ्रू समझाया गया है इस बात को, कॉन्सेप्चुअली भी, नंबर्स के थ्रू भी, तो ये भी इसका हिस्सा है। तो अल्टीमेटली ऐसे हम इस पूरे कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के कैनवस को एक एक आइटम्स को हमने पिक करके हमने उसे कवर किया है, फिर हमने इसके मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं। इज दिस क्लियर यहाँ तक सबको कि व्हाट इज़ इन द बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल? और जिन्होंने देखा हुआ है कोई क्वेश्चन है तो मुझसे डिस्कस करें। हाँ जी दोस्तों, अब आपकी बारी है, मुझे बताएं, चैट बॉक्स में लिखें अगर यहाँ तक क्लियर है सबको कि व्हाट इज़ एक्चुअली कवर्ड इन दिस। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, तो अपना क्वेश्चन लिखें and I am here to answer those questions. जी नम्रा, वेरी गुड। आपका क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपने लेक्चर्स देखे हैं। कॉट्रो PLC का बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ICAW के पास पेपर से हमने पिक किया था, आपने उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा है। कॉट्रो PLC इंक्लूड्स अ लाइन ऑफ प्री टैक्स कैश फ्लोज और एफिशिएंसी सेविंग्स। बिल्कुल ठीक है, प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट दैट मीन्स। देखिए एफिशिएंसी सेविंग्स क्या है एंड वाई हमने उन्हें प्री टैक्स उसमें लिया है, कि जहाँ लेट सपोज करें मेरी 100 रुपये की एक कॉस्ट लगती थी और अब वो कॉस्ट मेरी, बिकॉज आई हैव नाउ एन एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लेट सपोज करें मेरा जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मेरा 100 रुपये का मटेरियल यूज़ करता था और अब जो एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 70 रुपये का मटेरियल यूज़ करता है। या मेरी पुरानी मशीन यूटिलिटी एफिशिएंट नहीं थी, वो 100 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती थी और अब जो मेरी नई मशीन है वो 80 रुपये या 70 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है। तो दिस इज़ ब्रिंगिंग इन व्हाट आई कॉल द एफिशिएंसी सेविंग्स, या यूँ कहिए कॉस्ट सेविंग्स।
तो और उसको अब प्री टैक्स इसलिए लिया है कि उसका भी टैक्स इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा मैं ये बात आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज करें पहले आप रेवेन्यू अर्न करते थे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 100 रुपए का, और आपकी कॉस्ट आती थी रेवेन्यू अर्न करते थे 150 का, कॉस्ट आती थी 100 रुपए, तो आप 50 रुपए का प्री टैक्स कैश फ्लो कह लें या प्रॉफिट कह लें या पीबीटी कह लें या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इस पर फिर आप टैक्स देते थे, लेट सपोज करें एट द रेट ऑफ 30%, 15 रुपए। अब लेट सपोज करें आपका रेवेन्यू वही है, यू नो, बट बिकॉज ऑफ दिस एफिशिएंसी आपकी कॉस्ट 70 हो गई, तो अब यू आर अर्निंग 80। जब 80 रुपया है तो आपका टैक्स इफेक्ट भी जी, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 80, एक तो ये है ना कि रेवेन्यू मेरा बढ़ गया, अभी मैं रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा, मैं सिर्फ अभी इस एलिमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले मैं 50 रुपए पे टैक्स दे रहा था, तो अब मैं 80 रुपए पे टैक्स दूंगा, तो 80 इंटू 0.3 क्या बन जाएगा 24। अब मेरे इंक्रीमेंटल, ये ओल्ड सिचुएशन थी, ये न्यू सिचुएशन है, तो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट मेरा क्या हुआ, क्योंकि ये तो मैं पहले भी अर्न कर रहा था, अब भी मैं ये अर्न कर रहा हूँ लेकिन विथ एफिशिएंसी सेविंग्स, तो मेरा इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट इसका क्या है, मेरा इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट ये है कि 30 की मुझे सेविंग्स हुई, मेरी कॉस्ट जो पहले 100 थी वो 30 हुई, लेकिन साथ ही मेरा टैक्स बढ़ गया। कितना मेरा टैक्स बढ़ गया, मेरा टैक्स 9 रुपए से बढ़ गया, क्योंकि ये इसी का 30% इम्पैक्ट है। ऐसा ही है, तो इसीलिए हमने उन एफिशिएंसी सेविंग्स को प्री टैक्स कैश फ्लोज में इनकॉर्पोरेट किया है 30। इज दैट क्लियर नम्रा? पहले तो मुझे ये समझाएं, ये वो जो कॉस्ट सेविंग का जो एलिमेंट है, मैं इसमें से ओपन भी कर देता हूँ क्वार्ट्रो एयर का क्वेश्चन, और वहां से मैं आपको रीड करके भी थोड़ा बता देता हूँ। Yes, 30 is efficiency benefit my friend, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए इसमें एक वर्ड यूज किया गया है कि 250,000 के एफिशिएंसी बेनिफिट होंगे, मैं ये उनका जिक्र कर रहा हूँ। 3rd पैराग्राफ में लिखा हुआ है, thereafter the new facilities would bring efficiency benefits that would save 250 per annum in carrying Quattro's existing level of maintenance work। तो ये उस 250,000 की मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपको अपने नंबर्स में करके दी कि एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ वर्क मैं ये कर रहा हूँ, है ना, 150 का ये वर्क वही है, पहले इसमें मुझे कॉस्ट ये आती थी, तो अब मुझे कॉस्ट ये हो गई, ये मेरी एफिशिएंसी सेविंग है, दिस इज माय एफिशिएंसी सेविंग। तो जब मैं एफिशिएंसी सेविंग को इंकॉर्पोरेट करूंगा तो उस एफिशिएंसी सेविंग से रिलेटेड मेरा टैक्स इफेक्ट भी आएगा, इसीलिए हमने उसे प्री टैक्स कैश फ्लोज में लिया है। इज दैट ओके नम्रा? ये हो गया उसका वो 250,000 जो एफिशिएंसी सेविंग्स हमने क्यों ली है। फिर एक चीज ये है कि मेरा रेवेन्यू ही बढ़ गया, मेरा रेवेन्यू ही लेट सपोज करें अब हो गया, पहले था 150 तो अब मेरा हो गया 250, तो ऑटोमेटिकली अब इसका जो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट है वो 100 अलग आएगा, वो जो एडिशनल वर्क कर रहे हैं, तो इसकी मेरी कॉस्ट भी होगी, लेट सपोज करें इसकी मेरी कॉस्ट है 50, तो ये तो मैं पूरे ही इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट्स इनकॉर्पोरेट करूंगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट हो सकता है हो गई अब 150 बिकॉज ऑफ दिस, तो वो एक अलग इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट है जिसको उसने कहा है कि एडिशनल रेवेन्यू आएगा हर साल आपको एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ वर्क में 700,000 in the first year, increasing by 500,000 every year, तो वो ये इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द वर्क का, तो इसकी फिर हमने 50% कॉस्ट भी ली है। इज दैट ओके? राइट, तो गुड। एनी अदर क्वेश्चन? देखिए ये जो बुक्स हैं ये आपको प्रिंट हो गई हैं, मेरा ख्याल है ये सबको डिस्पैच भी हो गई हैं, और अगर जो जिनको नहीं मिली वो यहाँ से आके पिक भी कर सकते हैं।
ये जो हमारी हैंड आउट की बुक्स हैं, ये 4 बुक्स हैं, 2 बुक्स अभी सबको वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 इज़ बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वॉल्यूम 2 इज़ एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये सबको डिस्पैच हो गई हैं, ये प्रिंट होके आ गई थी, और अगर जिनको यहाँ से पिक करनी हो यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, अब आपके पास ये हैंड आउट्स में मौजूद हैं, तो आपके लिए ईजी रेफरेंस है फॉर योर प्रैक्टिस एंड फॉर योर ऑफ कोर्स जब लेक्चर देखते हुए फॉर योर कन्वीनियंस। What if the question asks us to include the effect of tax saving on efficiency? क्वेश्चन ने नहीं कहा, लेकिन हमने फिर भी किया है, क्योंकि वो हमें वैसे ही करना है। अगर आप देखेंगी तो हमने एफिशिएंसी सेविंग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले लिया है और उसका टैक्स इफेक्ट इनकॉर्पोरेट किया है, क्योंकि उसका टैक्स इफेक्ट आना चाहिए। क्योंकि पहले आपकी अगर जब एफिशिएंसी सेविंग होगी, कॉस्ट कम होगी, तो उसका ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका टैक्स का इम्पैक्ट आएगा। तो हमने एफिशिएंसी सेविंग का टैक्स इफेक्ट ऑटोमेटिकली लिया है। हमने जब पीबीटी में उसे ऐड किया है और आखिर में वो प्रॉफिट का हिस्सा बना, तो उस पर टैक्स खुद ही लगा है, आप चेक करें। ठीक है बेटा जी। एनी अदर क्वेश्चन? ये हिल क्यों रही है स्क्रीन बहुत ज़्यादा? अब ठीक हो गई। स्क्रीन वो करती है, अब ठीक है, फिर बात बीच बीच में वाइब्रेट करती है। आई कुडंट गेट प्रॉपरली वाई वी हैव स्टार्टेड ऑपरेशंस फ्रॉम ईयर 2। अच्छा, अब इसलिए, और ये हमने एक्सप्लेन भी किया है स्पेसिफिकली, ये वो इम्पोर्टेंट एरिया था इस क्वेश्चन का। मैं आपको बताता हूँ क्वार्टरों में हमने क्यों किया है ऐसा। आप आइए, अगर आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है तो इस क्वेश्चन की वर्डिंग्स ने हमें डिक्टेट किया है ये करने के लिए, क्यों हमने ईयर 2 से किया है। अब इसका जो 3rd पैराग्राफ है मैं वो रीड कर रहा हूँ, उसमें वो जुमला आता है। आपके पास है ये क्वेश्चन नम्रा बेटा सामने? जी, इसका 3rd पैराग्राफ मैं रीड कर रहा हूँ। द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द न्यू फैसिलिटीज वुड बी 9.5 मिलियन पाउंड पेबल इन एडवांस। पेबल इन एडवांस का मतलब ये हमने टाइम 0 पे ले लिया। देयर वुड बी, इस जुमले को आप डबल अंडरलाइन करें, ये जुमला डिक्टेट कर रहा है हमारी इस वर्किंग को। देयर वुड बी नो प्री टैक्स कैश फ्लोज, देयर वुड बी नो प्री टैक्स कैश फ्लोज और एफिशिएंसी सेविंग्स इन द ईयर following the initial 9.5 million pound payment while the facility is constructed, except for a 1.2 million receipt from the sale of old maintenance facility at the end of the year। इसका मतलब है पहले साल के शुरू में जो हमने 9.5 दिया है, कहता है there will be no pre-tax cash flow in the year following the 9.5 million payment। तो पहले साल में कोई कैश फ्लो नहीं होगा except for 1.2 million receipt। इसका मतलब है मेरे ऑपरेशनल कैश फ्लो ईयर 2 में स्टार्ट होंगे। ईयर 2 का मतलब ऑल कैश फ्लोज ऑफ अ ईयर अकर एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर 2 के कैश फ्लो का मतलब ईयर 2 का एंड। तो इसलिए इस जुमले ने हमारी इस वर्किंग को ऐसे हमें डिक्टेट किया है। इज दैट ओके? ठीक हो गया जी? दिस इज ओके नाउ। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ें। अगर कोई इज दैट क्लियर? देन सब लोग ओके लिखें फिर, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ये वो लेक्चर्स थे जो अब तक आपको देख के आने थे, जो हमने लास्ट क्लास में कहे थे, और अगर अभी तक आपने ये नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस in which direct and indirect are made, I want to know how working capital turns zero in indirect cash flows। देखिए, वर्किंग कैपिटल की हमने एक एग्जाम्पल आपको करवाई है। अगर आप वो लेक्चर में देखेंगी तो वो हमने पूरी एक वर्किंग ऐसे करवाई है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस एक्चुअली टाइमिंग एडजस्टमेंट्स हैं। जब आप डायरेक्ट कैश फ्लोज बनाते हैं या आप P&L ही बना लें, तो आपके पास सेल्स आ गई, परचेजेस आ गई। जब सेल्स एंड परचेजेस आ गई तो वर्किंग कैपिटल क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज और डिक्रीज इन पेबल्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल्स। ये कोई एडिशनल सेल्स नहीं है, ये कोई एडिशनल परचेजेस नहीं है।
है ना। तो वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ करती हैं, जब आप कि जो P&L की फिगर्स हैं उनको कैश फिगर्स में कंडक्ट करती हैं। आई डिड नॉट गेट हाउ यू कैलकुलेटेड इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज क्या है? इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज वही वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं बेटा। अगर आप उसमें देखेंगे ना, जैसे 2022 आ गया और 2021 जून, हम अगर ये कैश फ्लोज बनाएं, इंक्रीमेंटल किसे कहते हैं हम? अगर ये डेटर्स हैं, अगर ये यहाँ 140 मिलियन के डेटर्स हैं और यहाँ 120 थे, तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हम कहेंगे 20 की वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहें, या इसी को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल चेंज फॉर द ईयर, जिसे आप कहते हैं, है ना, चेंज फॉर द ईयर। इसको हम कहूंगा मैं क्यूमुलेटिव वर्किंग कैपिटल इन डेटर्स। ये मेरी चेंज इन वर्किंग कैपिटल फॉर डेटर, जब इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल। ऐसे ही मेरे स्टॉक्स होते हैं, ऐसे ही फिर मेरे पेबल्स होते हैं। सो बेसिकली ये जो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल है, ये बेसिकली वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस फॉर द ईयर हैं जो आप कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल अपने कैश फ्लोज में। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इज दैट ओके? और जब हम इनडायरेक्ट कैश फ्लो में बेसिकली डालते हैं तो हम डालते ही क्या है? हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस ही डालते हैं। देखिए ना, जब आप, अगर आप याद करें इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो आप चलते हैं प्रॉफिट से, आप कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, फिर आप उसमें ऐड करते हैं, लेट से कोई इंटरेस्ट की पेमेंट है, फिर आप ऐड करते हैं, या इंटरेस्ट का प्रोविजन है या पेमेंट है वो ऐड कर दिया, फिर आपने डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, गेन और लॉस, इन सबको ऐड बैक किया, नॉन कैश आइटम्स को, फिर आप कहते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इंक्रीज इन स्टॉक्स लेट से हो गई, या डिक्रीज इन स्टॉक्स, इंक्रीज या डिक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज या डिक्रीज इन पेबल्स। वो इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। वो चेंज फॉर द ईयर कह लें या इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल कह लें। वो फिगर क्या करती है? वो उस प्रॉफिट की फिगर को कैश फिगर में कन्वर्ट कर देती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इज दैट क्लियर? या मैं उसे किसी एग्जांपल के थ्रू यहाँ क्लियर करूँ? और sum of changes are zero, automatically zero. Over the life of the organization, all working capital changes should add up to zero by all means. हमें ये नज़र कंपनी की केस में इसलिए नहीं आता बेटा कि कंपनी की एक परपेचुअल सक्सेशन है, लेकिन आप किसी भी कंपनी की पैदाइश से लेकर इनकॉर्पोरेशन से लिक्विडेशन तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएं और उसकी सारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस को सम करें तो वो जीरो होने चाहिए। और अगर जीरो नहीं है इसका मतलब है कहीं अकाउंटिंग एरर है। बाय ऑल मींस वो जीरो होंगे। प्रोजेक्ट के केस में ये हमें इसलिए नज़र आ जाता है कि हम प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ के कैश फ्लो सामने बना रहे होते हैं। 5 साल है, 6 साल है, 4 साल है। जब सारी लाइफ के कैश फ्लोज बनाए और वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी डाली तो हम उनको सम करके देख सकते हैं और सम जीरो होना चाहिए। ये हमारा कंट्रोल टोटल होता है। कंपनी के केस में चूंकि ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर एक परपेचुअल साइकिल है, जब तक कंपनी बंद नहीं होती, वाइंड अप नहीं होती या लिक्विडेट नहीं होती, तब तक हम सारी कैश फ्लोज, उसके भी अगर एक कंपनी की, आप कोई भी कंपनी ऐसी हो जो इनकॉर्पोरेशन से लेके आपके पास वाइंडिंग अब तक के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर मौजूद हैं, उनकी सारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस को जब आप एडअप करेंगे वो जीरो होने चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर नॉट एडिशनल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. They are only timing adjustments that help you convert accrual figures into cash figures. They are not additional inflows and outflows at all. This is the fundamental concept of working capital changes. I am sure आपको ये accounting में भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन यहाँ हमने इसे बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है. Is that okay? Right. Any other question? देखिए, प्लीज़ फील फ्री. आई एम हैप्पी दैट यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस. ये ऑब्जेक्टिव ही ये है इन वेबिनार्स का कि आपके जहन में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर करें, क्योंकि लेक्चर्स तो मौजूद हैं. मैं आपको यहाँ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि व्हाट विल यू गेट इन दोज लेक्चर्स, बट द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज वेबिनार्स इज़ टू आंसर योर क्यूरीज, इज़ टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स. जी, बाकी सारे जो दोस्त हैं, इफ़ दैट्स ओके, यहाँ तक हमने अभी रिफ्रेश करवाया था कि व्हाट इज़ कवर्ड इन द बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और उसके क्वेश्चंस आंसर कर रहे थे. इफ़ दैट्स ओके तो फिर मैं आगे बढ़ूँ और हम ये डिस्कशन फिर स्टार्ट करें कि अब जो नेक्स्ट बैच ऑफ आपके पास लेक्चर्स जो अपलोड की गई है उसमें व्हाट इज़ दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट.
इट्स अ बिट हार्ड टू कवर 6-7 लेक्चर्स। ये तो बिल्कुल है। तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वी पुश यू टू योर लिमिट्स, वी इंश्योर दैट यू वर्क टू योर पोटेंशियल, ताकि आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट हो। ये वो बैच है जिसमें रमज़ान भी आता है, ठीक है। तो अभी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो अब जैसे आज संडे का दिन है, आप क्या करें? कुछ भी नहीं करें, सारा दिन बैठ के पढ़ाई करें, ठीक है जी। सो 6 से 7 लेक्चर्स अगर अभी आप देखेंगे तो फिर आपका 1 महीने पहले, सवा महीने पहले कोर्स सही तरीके से कंप्लीट होगा। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें यह है कि आप एक ही टाइम पे सारे लेक्चर्स नहीं दे सकते, देयर इज़ एन अटेंशन स्पैन एज वेल। तो आप लेट से 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ा, फिर आपने ब्रेक कर दिया, फिर आपने 2-2.5 घंटे फिर पढ़ा, और या आपने अल्टरनेटिवली एवरी वीक का एक शेड्यूल बना लिया एवरी डे का, और वो ये बनाया कि सुबह उठ के अगर आप सवेरे पढ़ सकते हैं तो सुबह सवेरे आपने 1-1.5 घंटा दे दिया एवरी डे, या आपने जो है अगर आप रात को पढ़ते हैं तो आपने लेट नाइट 1-2 घंटे उस लेट नाइट दिए, 1-2 घंटे दिन में दे दिए। जी, ऐसा ही होता है कि आपने एक आध क्वेश्चन किया एंड देन यू फील एग्जॉस्टेड, ठीक है, दैट्स फाइन। तो फिर आपने ब्रेक लिया थोड़ा सा 10-15 मिनट का, फिर यू कम बैक। अगर आप एक ही गो में कोशिश करेंगे सारे लेक्चर्स देखने की तो फिर आप बोर भी हो जाएंगे, आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे एंड यू गेट एग्जॉस्टेड एज वेल। सो ब्रेक योर लेक्चर्स। इसीलिए वो लेक्चर्स भी आप देखेंगे मैक्सिमम एक लेक्चर जो होगा वो उसकी रिकॉर्डिंग शायद 40-45 मिनट्स है, और वो आप जब करने के साथ बैठते हैं तो 1.5 घंटा तक हो जाता है जिसमें आपने कैलकुलेशंस की एंड ऑल। तो ब्रेक भी इसी तरीके से किए गए फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है जी, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद क्या है, जब कैश फ्लोज के डूज एंड डोंट्स जब आप कवर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आपको इन लेक्चर्स में जो चीज़ मिलेगी वो पीरियोडिक कैश फ्लोज एंड देयर डिस्काउंटिंग, इसका एक कॉन्सेप्ट है। कि पीरियोडिक कैश फ्लोज को कैसे हम अकाउंट फॉर करते हैं। पीरियोडिक कैश फ्लोज आर एक्चुअली नॉन एनुअल कैश फ्लोज। जनरली तो हम ये बात करते हैं ना कि हम कहते हैं ऑल कैश फ्लोज ऑफ अ ईयर अकर एट द एंड ऑफ दैट ईयर, राइट। तो हम कैश फ्लोज को एनुअल बेसिस पे अज्यूम करते हैं और एनुअल बेसिस पे कहते हैं ईयर 1 के कैश फ्लो ईयर 1 का एंड, ईयर 2 का कैश फ्लो ईयर 2 का एंड, ईयर 3 का कैश फ्लो ईयर 3 का एंड, एंड सो ऑन। सो वी अज्यूम कैश फ्लोज फॉर द पर्पज ऑफ डिस्काउंटिंग ऑल कैश फ्लोज ऑफ अ ईयर अकर एट द एंड ऑफ दैट ईयर। लेकिन बाद कैश क्वेश्चंस में खुद आपको कहा जाएगा कि कैश फ्लोज आर अकरिंग ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो फिर हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि कैश फ्लोज ऑफ अ ईयर आर अकरिंग एट द एंड ऑफ दैट ईयर, या 6 मंथली कैश फ्लोज, हाफ ईयरली कैश फ्लोज, या कभी कहा जाएगा मंथली बेसिस पे कैश फ्लोज हो रहे हैं ये। तो अब जब उन्होंने क्वेश्चन ने कह दिया कि कैश फ्लोज आर अकरिंग ऑन अ मंथली बेसिस और ऑन अ क्वार्टरली बेसिस और ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस, वी कैन नॉट अज्यूम दैट ऑल कैश फ्लोज ऑफ अ ईयर अकर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फिर जैसे जनरली तो हम बनाते हैं ना ईयर 1, 2, यानी हम अज्यूम कर रहे हैं ईयर 1 के कैश फ्लोज ईयर 1 के एंड पे हुए, ईयर 2 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे। इसकी डिस्काउंटिंग की तो हमने कहा 1 + i पावर 1 पूरे साल की डिस्काउंटिंग कर दी, 1 + i पावर 2, 1 + i पावर 3 एंड सो ऑन, राइट। जब क्वेश्चन ने कह दिया कि कैश फ्लोज ईयर 1 के, ईयर 2 के जो भी कैश फ्लोज हैं ये क्वार्टरली बेसिस पे हैं, तो अब ईयर 1 का तो मतलब 1 क्वार्टर अलग होगा, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, फिर ये 4 क्वार्टर जाके होगा 1 ईयर, जिसे आप ईयर 1 कह रहे हैं। फिर उसका 5th क्वार्टर होगा, 6th क्वार्टर, 7th क्वार्टर, 8th क्वार्टर, ये वो होगा जो कि आप कह रहे हैं ईयर 2, राइट। तो अब जब क्वेश्चन ने ये कह दिया कि कैश फ्लोज क्वार्टरली बेसिस पे हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये सारे कैश फ्लोज को उठाएं और यहाँ रख दें। इसे जब आप पीछे लाएंगे तो 1 क्वार्टर डिस्काउंटिंग करेंगे, इसकी 2 क्वार्टर करेंगे, इसकी 3 क्वार्टर करेंगे, फिर इसकी करेंगे 4 क्वार्टर। सबको साल की डिस्काउंटिंग सब पे नहीं अप्लाई होगी। तो फिर इस कैश फ्लोज को कैसे हैंडल करेंगे, नॉन एनुअल कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कैसे होगी। नॉन एनुअल कैश फ्लो का इक्विवेलेंट पीरियोडिक रेट निकलता है जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव पीरियोडिक
रेट एक कैलकुलेट करते हैं हम नॉन एनुअल कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग करने के लिए हमें नॉन एनुअल डिस्काउंट रेट भी चाहिए, क्वार्टरली रेट चाहिए, हाफ ईयरली रेट चाहिए। जनरली जो हमें रिक्वायर्ड रेट गिवन होता है वो एनुअल रेट होता है। तो अगर कैश फ्लोज क्वार्टरली हैं तो हमें क्वार्टरली रेट चाहिए, फिर हमें हाफ ईयरली रेट चाहिए, मंथली रेट चाहिए। वो निकलता है कैसे, उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन किया गया है आपके पास इन लेक्चर्स के अंदर। इक्विवेलेंट पीरियोडिक रेट, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट पीरियोडिक रेट कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी कैलकुलेशन और उसकी फिर पूरी डिस्काउंटिंग सिखाई गई है। ये एक एरिया है जो आपको डिस्कस किया गया है, ये भी अब आपने कवर करना है। जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। इज़ एवरीबडी विथ मी? ऑफ कोर्स मैं आज इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक विंडो ओपन कर रहा हूँ कि अब नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको ये मिलेगा। ठीक है जी, इसकी भी तस्वीर लें। ये एक वो एरिया है, साथ में ऑफ कोर्स जब आप ये पढ़ रहे होंगे उसके बाद फिर आपको एन्युटी, परपेचुटी, एन्युटी के फार्मूलाज भी आपको बताए गए हैं। परपेचुटी की फार्मूला आर डिवाइड बाय आई कहाँ यूज़ करना है, एन्युटी के फार्मूलाज की डिस्कशन की गई है यू नो, और उनमें एन्युटी फार्मूला है कि एन्युटी नॉर्मल, मैं अभी ज़्यादा उसमें नहीं जाता। फिर एन्युटी ड्यू के कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे होता है, ये सारी बात बताई गई है। ये जो हमारा एन्युटी का फॉर्मूला है इसके बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारी बातें भी इसमें डिस्कस की गई हैं। तो नेचुरली ये भी ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको इन मैथमेटिकल बातों की भी डिस्कशन है, और जो इम्पोर्टेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक कैश फ्लोज और उनकी डिस्काउंटिंग नॉन एनुअल, उसकी डिस्कशन भी है। फिर जो नेक्स्ट एरिया है इसके बाद वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस का। सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है ये वही ब्रेक इवन एनालिसिस भी आप इसे कह सकते हैं, CVP कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये कॉस्टिंग में वन वे और दी अदर आपने पढ़ा हुआ है। इसको पूरा रिफ़्रेश कराया गया है ना। वहाँ हम पढ़ते थे ना कि व्हाट परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट कैन टर्न माई NPV टू ज़ीरो, my profit to zero, what percentage change in a fixed cost can turn my profit to zero। कॉस्टिंग में आपने ये ब्रेक इवन एनालिसिस में पढ़ा होगा। लेट्स से मेरी सेल्स है 100 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 60 रुपये, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 40, फिर मेरी फ़िक्स कॉस्ट है लेट सपोज करें 10 या 15 कर देता हूँ, और मेरा प्रॉफिट आ गया 25। तो हम पढ़ते थे ना कि अगर मेरी किसी प्रोडक्ट का ये P&L है तो व्हाट परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस कैन टर्न माय प्रॉफिट टू ज़ीरो, व्हाट परसेंटेज चेंज एडवर्स चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड कैन टर्न माय प्रॉफिट टू ज़ीरो, कितनी वेरिएबल कॉस्ट की इंक्रीज में ब्रेक इवन सिचुएशन आ जाएगी यानी प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। यू नो दिस ब्रेक इवन एनालिसिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस। वहाँ हम प्रॉफिट के ज़ीरो होने की बात करते थे कॉस्टिंग में, यहाँ हम NPV के ज़ीरो होने की बात करते हैं कि अच्छा मैंने कैलकुलेशन की एक प्रोजेक्ट की, ये NPV तो आ गई लेट्स से पॉजिटिव 10 मिलियन, लेकिन दिस NPV इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन फोरकास्ट कि मैं इतनी क्वांटिटी सेल करूँगा, मेरी ये सेलिंग प्राइस होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी, ये फिक्स कॉस्ट होगी, ये प्रोजेक्ट की लाइफ होगी। अब ऑल दिस फोरकास्ट कैन एक्चुअली गो रॉन्ग, यू नो दीज आर ऑल फोरकास्ट। ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली जाएं तो सेलिंग प्राइस कंपटीशन की वजह से कम करनी पड़ जाए, वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है बढ़ जाए, क्वांटिटी मैं जितनी फोरकास्ट कर रहा हूँ सेल करना उतनी ना सेल कर सकूँ। तो फिर मैं ये सेंसिटिविटी एनालिसिस के ज़रिए देखता हूँ कि किस फैक्टर की कितनी सेंसिटिविटी है। व्हाट एडवर्स परसेंटेज चेंज, मैं 10% सेलिंग प्राइस मेरी कम हो जाए तो क्या मेरी NPV ज़ीरो हो जाएगी, या 12% सेलिंग प्राइस चेंज होने से NPV ज़ीरो होगी। तो दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू कैलकुलेट। इसमें मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा फैक्टर कितना सेंसिटिव है। हाउ मच एडवर्स चेंज इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल कैन टर्न माई NPV टू ज़ीरो। सो व्हाट्स द क्वेश्चन या मार्जिन ऑफ एरर इन दैट फोरकास्ट। मैंने एज्यूम किया है कि मैं 100 यूनिट सेल करूँगा, अब 100 से कितने यूनिट्स कम हो जाएं तो मेरी NPV ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज द लीस्ट दैट आई कैन लिव अप टू इज ज़ीरो NPV। NPV नेगेटिव हो गई तो नुकसान है ना,
ज़ीरो एनपीवी और ज़ीरो प्रॉफिट में भी फ़र्क है, ये भी एक्सप्लेन किया गया। ज़ीरो प्रॉफिट का मतलब मुझे कुछ नहीं मिला, ज़ीरो एनपीवी का मतलब मुझे मेरा प्रिंसिपल भी मिल गया, रिक्वायर्ड रिटर्न भी मिल गया। एनपीवी इससे नेगेटिव हो गई, यानी उससे मुझे कम मिला, तो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। माय मिनिमम थ्रेशोल्ड इज ज़ीरो एनपीवी, यू नो। तो ज़ीरो एनपीवी तक तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, उससे नीचे मेरी रेड लाइन है, तो नंबर्स रेड हो जाएंगे। तो मैं ये देखता हूँ आज मेरी एनपीवी मैंने फोरकास्ट की प्रोजेक्ट की, वो तो 10 मिलियन पॉजिटिव है। अच्छा, मैं क्या पर्टिकुलर एडवर्स चेंज क्वांटिटी सेल में सोल्ड में आ जाए या सेलिंग प्राइस में आ जाए दैट कैन टर्न माय एनपीवी टू ज़ीरो, यानी व्हाट इज द मार्जिन ऑफ एरर या कुशन इन दैट वेरिएबल इन दैट फोरकास्ट। तो वो मैं फाइंड आउट करता हूँ थ्रू दिस सेंसिटिविटी एनालिसिस, यानी हाउ मच सेंसिटिव इज अ पर्टिकुलर वेरिएबल, है ना, कितनी सेंसिटिविटी है, कितनी चेंज इन दैट वेरिएबल विल टर्न माय एनपीवी टू ज़ीरो, तो कितना मार्जिन ऑफ एरर इन दैट फोरकास्ट अवेलेबल है, यूँ कह लें। ये सारी बात हम इस सेंसिटिविटी एनालिसिस के एरिया में सीखते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। हमने पहले आपका कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कराया है कि पहले आप कॉस्टिंग में क्या पढ़ चुके हैं, उसी की यहाँ एक एप्लीकेशन है ये सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो यहाँ इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, फिर इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ कहाँ सेंसिटिविटी एनालिसिस यूज़ होती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर इसकी लिमिटेशंस क्या हैं इस एनालिसिस की, ये सारी बात भी हमने की है सेंसिटिविटी एनालिसिस के टॉपिक में। ये एक मेन एक और टॉपिक है जो कि फिर इसके बाद इसके लेक्चर्स हैं जो अपलोड किए गए हैं, ठीक है। इसमें एक एक वेरिएबल की सेंसिटिविटी कैलकुलेट करना सिखाई है। फिर इसके हमने ये बताया है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस का फ़ायदा या फ़ायदा क्या है। फ़ायदा मैं थोड़ा सा यहाँ रिपीट कर देता हूँ, वो ये है कि जब आपने एक एनपीवी एनालिसिस कर लिया, अब आप ये देखना चाहते हैं ना कि मेरा फोरकास्ट कितना रिलायबल है और उसमें कितनी चेंज, पर्टिकुलर चेंज आ जाए, यानी कितना रिस्क, रादर देन सेइंग कि फोरकास्ट कितना रिलायबल है, आई शुड से कि इस फोरकास्ट में जो वेरिएबल्स हैं इसमें कितनी चेंज मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ एडवर्स, क्योंकि बेस्ट फोरकास्ट भी अल्टीमेटली फोरकास्ट ही होता है और फोरकास्ट और एक्चुअल में हमेशा फ़र्क आता है। आप परफेक्टली फ्यूचर कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो दुनिया में किसी को नुकसान ही किसी चीज़ पे ना होता, ना स्टॉक्स पे होता, ना क्रिप्टो पे होता, ना किसी प्रॉपर्टी पे होता। Nobody can predict exactly what future is going to. You can make a best judgment and the best judgments can go wrong as well. आपने सोचा कि मैं 200 यूनिट सेल करूंगा, मार्केट में कंपटीशन आ गया, नई प्रोडक्ट आ गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और आपकी प्रोडक्ट उतनी नहीं सेल हो रही, या प्राइस वॉर कॉम्पिटिटर के साथ शुरू हो गई। आपने सोचा था मैं एक यूनिट बेचूंगा 60 रुपए पे, वो 60 पे नहीं बेच पा रहे, अब आप 40 पे बेचना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या होगी ना, ये सेंसिटिविटी ये बताती है कि व्हाट इज द एडवर्स चेंज इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल यू कैन लिव विथ, व्हाट एडवर्स चेंज इन सेलिंग प्राइस यू कैन bear with, what adverse change in let's say quantity you can live with and so on। हर वेरिएबल की हम अलग अलग निकालते हैं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का फ़ायदा ये है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट का रिस्क कितना है हर वेरिएबल का, उसमें पता चल जाता है। दूसरा, जब आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा वेरिएबल इनमें से लेट्स से 10 में से 2 वेरिएबल बहुत सेंसिटिव हैं, इसमें स्लाइट चेंज भी मेरी एनपीवी को ज़ीरो कर देगी। मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर वो होगा जिसमें थोड़ी सी भी चेंज एडवर्स आ जाए तो एनपीवी ज़ीरो हो जाए। फिर आप उन फैक्टर्स को, उन वेरिएबल्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर सेलिंग प्राइस आपका एक सेंसिटिव वेरिएबल है तो फिर आप क्या करेंगे, अपने कस्टमर से लॉन्ग टर्म प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेंगे ताकि प्राइस फिक्स हो जाए और उसमें वेरिएशन को ख़त्म कर दिया जाए। अगर वेरिएबल कॉस्ट आपका एक बहुत सेंसिटिव फैक्टर है तो फिर आप क्या कोशिश करेंगे, फिर आप ये कोशिश करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट के वो एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा आपको तंग कर रहे हैं उनको आप फिक्स करें, है ना। सो यू ट्राई टू फिक्स दोज वेरिएबल्स, वेरिएशन उनमें से रिमूव कर दें। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर सेंसिटिव फैक्टर है तो फिर आप क्या करेंगे, अपने सप्लायर के पास जाएंगे और उसे कहेंगे मेरी 3 साल की 4 साल की प्राइसिंग तुम फिक्स करो, ताकि उसमें से वेरिएशन कम से कम हो, या पूरी नहीं कर सकते तो उसके इन कंपोनेंट्स की प्राइसिंग को फिक्स कर दो इसको, ताकि वेरिएशन को मिनिमाइज़ किया जाए। तो दिस विल हेल्प यू इन द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस टेक्निक का फ़ायदा अपना है। इसकी लिमिटेशन यह है, क्या है कि ये टेक्निक 1 फैक्टर एट अ टाइम मॉडल है। जब हम इसमें कहते हैं कि व्हाट परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस कैन टर्न माई एनपीवी टू ज़ीरो, तो आई एम अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स स्टे कांस्टेंट।
When I say that what adverse change in quantity can turn my NPV zero, so I assume the selling price, the variable cost, everything else would go as per the plan. Practically it doesn't happen like this. A change in a price will affect the volume. A change in volume will affect the price. You know, a variable components, cost के components price को भी impact कर रहे होते हैं, price cost को impact कर रही होती है. So their different variables are intermingled. So if one variable changes, it will have impact on other variables. ये मॉडल उसको कैप्चर नहीं करता, उसके लिए फिर हम सिनेरियो एनालिसिस करते हैं. एनीवे हर मॉडल हर काम नहीं कर सकता, बहरहाल इसकी अपनी एक यूटिलिटी ज़रूर मौजूद है. इट्स अ सिंपल मॉडल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट गिव्स यू अ गुड रिस्क मैनेजमेंट आइडिया. तो इस मॉडल की फिर पूरी कैलकुलेशन, डिस्कशन, रिस्क सेंसिटिविटी एनालिसिस की आपको सिखाई गई है, इसकी डिस्कशन की गई है. ये एक और एरिया है जिसे अब आप कवर करेंगे इन दिस वीक. तो नेक्स्ट संडे जब हम आएंगे तो हम इसकी भी डिस्कशन करेंगे. फिर इसी के साथ इसकी बेसिस पे फिर हम आगे हम पढ़ते हैं मिसिंग फिगर एनालिसिस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि हम मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करने की बात करते हैं. और फिर इसी के साथ पढ़ते हैं सेंसिटिविटी के साथ ही फिर हम मिसिंग फिगर्स एनालिसिस पढ़ते हैं कि अब तक तो एनपीवी में ऐसा होता है ना कि आपको डेटा दिया गया, कहा गया एनपीवी निकालो. अब ऐसा भी होगा कि आपको एनपीवी गिवन होगी, बताइए इस एनपीवी को अचीव करने के लिए मैं क्या मटेरियल कॉस्ट को टारगेट करूं, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए या कितनी मेरी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए तो मुझे ये एनपीवी मिलेगी. यानी मैंने कहा अच्छा मुझे 20% रिटर्न चाहिए, 20% रिटर्न पे मुझे यानी 20% रिक्वायर्ड रेट पे एनपीवी ज़ीरो हो जाए अगर, यानी मुझे एग्जैक्टली 20% मिल गया तो एनपीवी बता दी गई कि ज़ीरो है. एनपीवी गिवन है और कहा गया बताइए कि मैं कितनी क्वांटिटी सेल करूं तो मुझे ये एनपीवी मिलेगी. तो वर्क बैक भी कराया जाता है आपको. दैट्स कॉल्ड मिसिंग फिगर एनालिसिस. कि आपको बताया ये एनपीवी की लेट से एक फिगर दे दी गई, कहा गया कि अच्छा अब आप बताएं इस एनपीवी को अचीव करने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगी, इस एनपीवी को अचीव करने के लिए कितनी क्वांटिटी में सेल करूं. तो दिस इज कॉल्ड मिसिंग फिगर एनालिसिस और वर्क बैक एनालिसिस. वो कैसे किया जाता है नॉर्मली और सेंसिटिविटी एनालिसिस की हेल्प से भी कैसे किया जाता है, ये डिस्कशन भी इसके बाद की गई है. इसके साथ अलाइड एरिया सेंसिटिविटी का मिसिंग फिगर एनालिसिस है. तो ये बड़े इंटरेस्टिंग एरियाज़ हैं, बहुत अच्छे. तो इनकी डिस्कशन भी की गई है, ये आप कवर करेंगे कोशिश इस वीक में. नेक्स्ट संडे जब हम आएंगे तो हम यहाँ से बात शुरू करेंगे. मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें अब आपने क्या क्या देखा. यहाँ तो मैंने एक विंडो ओपन की और फिर हम आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स वाला सेशन भी करेंगे. इज़ दिस क्लियर यहाँ तक सबको बात? और अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, मुझसे डिस्कस करें. और अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो मुझे बताइए. जी आप बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के भी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीक में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यानी जहाँ तक हम पढ़ चुके वहाँ तक के जब भी कभी भी पॉइंट इन टाइम पे कोई भी क्वेश्चन हो आपका, द Q&A सेशन का जो विंडो है, इट एक्चुअली गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड. ये वेबिनार्स का बुनियादी ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जाए. कैन वी मेजर एंड असेस रिस्क थ्रू दिस कैलकुलेशन एंड डेटा? रिस्क मैनेजमेंट की बड़ी डायमेंशंस हैं आरफा, इसकी ना बड़ी डायमेंशंस हैं. यहाँ हम उस रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट का रिस्क और प्रोजेक्ट की एनपीवी वायबिलिटी रिस्क. यस, सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प यू मैनेज द प्रोजेक्ट वायबिलिटी रिस्क इस डेटा के थ्रू. जब हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं तो हम प्रोजेक्ट वायबिलिटी के रिस्क को कवर करने की कोशिश करते हैं. कैसे करते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी एडवर्स चेंज इन अ वेरिएबल एनपीवी को ज़्यादा हिट करेगी. जब वो रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई या क्रिटिकल फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो गए तो फिर हम उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं बाय ट्राइंग टू रिमूव वेरिएबिलिटी फ्रॉम दोज कंपोनेंट्स. इज दैट ओके? जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही के रिस्क को कवर करता है. जब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़े और बड़े हो जाएंगे कुछ दिन, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस रिस्क मैनेजमेंट के मल्टीपल टूल्स हैं. सेंसिटिविटी एनालिसिस एक पहला बुनियादी टूल है प्रोजेक्ट वायबिलिटी का जो रिस्क है उसको मैनेज करने का. दूसरा उसका एडवांस है सिनेरियो एनालिसिस, जिसमें आप कहते हैं कि अच्छा मेरा एक बेस केस एनपीवी तो मेरी आ गई, अच्छा फिर मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियोज एक दो बना लूँ, एक बेस्ट केस सिनेरियो बनाऊँ, तो मैं सिनेरियो एनालिसिस करता हूँ. सिनेरियो एनालिसिस में मैं मल्टी फैक्टर
असेसमेंट करता हूँ कि एक फैक्टर के साथ अगर लेट से वॉल्यूम के साथ प्राइस भी चेंज हो जाए और कॉस्ट भी चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा। सो दैट्स अ मल्टी, दिस इज अ वन फैक्टर एट अ टाइम मॉडल। सेंसिटिविटी एनालिसिस की लिमिटेशन ये है। सिनेरियो एनालिसिस हेल्प्स यू प्ले विद डिफरेंट वेरिएबल्स एट अ टाइम एंड मेक अ सिनेरियो। दैट्स एडवांस्ड, एक और रिस्क मैनेजमेंट का एक और लेवल हो गया। फिर उससे भी एडवांस लेवल है जिसे हम कहते हैं सिमुलेशन या मोंटी कार्लो सिमुलेशन, जिसमें हम 1, 2, 3 या 4 सिनेरियो नहीं, हम 200, 400, 500 डिफरेंट सिनेरियोज की एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर मौजूद है ना हमारे पास। तो हम कहते हैं अच्छा इन्फ्लेशन अगर 8 की जगह 8.5 हो जाए, 9 हो जाए, 9.5 हो जाए, 10 हो जाए, 10.5 हो जाए, 11 हो जाए, हम मल्टीपल छोटे इंटरवल्स पे देखते हैं तो एनपीवी पे क्या असरात पड़ते हैं। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट 100 से 99 हो जाए, 98 हो जाए, 97 हो जाए, 96 हो जाए, 94 हो जाए, हम डिफरेंट छोटे छोटे इंटरवल्स पे देखते हैं कि एनपीवी पे क्या एनालिसिस पड़ता है। तो वो हम देखते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसकी आपको शीट्स भी दिखाऊँगा यहाँ के मोंटी कार्लो सिमुलेशन कैसे होती है। जी अली, आप क्या कह रहे हैं? लेक्चर से थोड़ा हट के सवाल है। जी मैंने क्रिप्टो में हर चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पजेज़। तो ये आप भी कह रहे हैं, नुकसान भी हुआ है, फ़ायदा भी हुआ है, दोनों ही सूरतें होती हैं। कमोडिटी एक्सचेंज भी, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से ज़रूर करें। आप स्टॉक्स में भी करके देखें, फ्यूचर्स की ट्रेड करके देखें, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में कमोडिटीज़ की ट्रेड करके देखें, क्रिप्टो में बाइनेंस पे चले जाएं, थोड़ी बहुत अकाउंट खोल के ट्रेड करके देखें, तो आके आपको एक फीलर तो हो ना कि हाउ डू दीज ऑपरेट। यू आर अ फाइनेंस स्टूडेंट, इसके अपने डूज एंड डोंट्स हैं कि क्या होनी चाहिए, शॉर्ट सेलिंग नहीं होनी चाहिए, फला नहीं, लेकिन लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको ज़रूर करना चाहिए, और इतना काम मैं भी करता हूँ। जी मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी आरफा के सेंसिटिविटी एनालिसिस एक पहला टूल है, फिर उसका नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल आप सेंसिटिविटी एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक हिस्सा है प्रोजेक्ट की रिस्क असेसमेंट। आपने प्रोजेक्ट की वायबिलिटी असेस की, अब आपको प्रोजेक्ट आप में आप जा रहे हैं तो आपको उसके रिस्क भी मैनेज करने हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प्स यू आइडेंटिफाई दो रिस्क एंड अल्टीमेटली मैनेज दोस रिस्क। उसका एडवांस फिर ये है कि सिनेरियो एनालिसिस भी करके देखें। फिर उसका नेक्स्ट लेवल है मोंटी कार्लो सिमुलेशन। ये 3 लेवल्स बताए मैंने आपको, और वो हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। मोंटी कार्लो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इज़ दैट ओके? हाउ कैन वी अप्लाई डेटाबेस इन दिस सिनेरियो? डेटाबेस एप्लीकेशन से आपका क्या मतलब है? हाउ डू यू डिफाइन द एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस? आपके जहन में क्या है? नहीं देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट एक बिल्कुल अलग चीज़ है, उसको प्रोजेक्ट अप्रेजल पे यूज़, आई डोंट थिंक दीज आर टू इंटर रिलेटेड थिंग्स। डेटाबेस मैनेजमेंट तो ये है कि आपके पास एक डेटा है और उस डेटा को आप कैसे मैनेज करते हैं, उसको कैसे मसाज करते हैं। एक डेटा की मैनेजमेंट है, फिर एक डेटा का एनालिटिक्स पार्ट है, उसका डैशबोर्डिंग पार्ट है, ये अलग चीज़ें हैं। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोजेक्ट की अपनी एक फोरकास्टिंग की अजम्पशंस है, उन अजम्पशंस को स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं वायबिलिटी करने, चेक करने के लिए। तो इट्स बेसिकली प्लेइंग विथ योर स्प्रेडशीट, कहें स्प्रेडशीट का ही पावर को आप यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट के रिस्क उसको यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस आपको ये ज़रूर हेल्प कर सकता है इन आइडेंटिफाइंग, अगर आपके पास हिस्टोरिकल डेटाबेस है कि मेरी जो इन्फ्लेशन की फोरकास्ट है वो कितनी ठीक है, तो मैं स्ट्रेस टेस्ट कर लूँ अपने पुराने डेटा को या डेटाबेस को यूज़ करते हुए। ये एक अलग चीज़ है। डेटा की मैनेजमेंट एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है, और उसकी डेटा की डैशबोर्डिंग एक अलग चीज़ है, एनालिटिक्स एक अलग चीज़ है। वो तो एग्जिस्टिंग कंपनी का डेटा, लेट सपोज करें आप सप्लाई चेन या प्रोक्योरमेंट में हैं, तो वहाँ एक डेटाबेस आपको ऐसे हेल्प करता है। रिस्क मैनेजमेंट, वहाँ की एक रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है। वहाँ रिस्क क्या है कि मैं किसी एक सप्लायर पे ओवर डिपेंडेंट तो नहीं हूँ, या मैं जो प्राइस जिस पे मैं बाय कर रहा हूँ वो प्राइस ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए वो डेटाबेस और डेटा एनालिटिक्स हेल्प करता है कि अच्छा आप देखें कि इस आइटम को मैंने कितनी बार पिछले 3 साल में बाय किया, किस रेट्स पे बाय किया, एनुअल इन्फ्लेशन क्या रही, वहाँ डेटा आपको इसमें हेल्प कर रहा है। वो एक अलग रिस्क मैनेजमेंट भी, जैसे मैंने कहा ना, दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट के डिफरेंट डायमेंशंस है ना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट डायमेंशंस हो गए। तो प्रोक्योरमेंट के लिए वो डेटा इस तरीके से रेलिवेंट हो गया। सप्लाई चेन के लिए एक अलग डेटा नहीं, इन्वेंट्री का डेटा आप अलग यूज़ करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि मुझे कितनी इन्वेंट्री चाहिए कितनी नहीं। यहाँ हम प्रोजेक्ट के रिस्क की बात करते हैं। जी,
तो मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट के डेटा के लिए लेट सपोज करें, अगर वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट क्या है आपका। अगर प्रोजेक्ट आपका ये है कि मैंने एक प्रोडक्ट जो मेरी बनी हुई है मैं उसी की एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो मेरी डिमांड क्या होगी फ्यूचर में, उसके लिए एग्जिस्टिंग डेटा यूँ हेल्प कर सकता है ना फोरकास्टिंग में कि अच्छा मेरी 6 साल में डिमांड कितनी ग्रो हुई और मैं देखूँ कि अगले 6 सालों में कितनी ग्रोथ होगी। तो वहाँ आपका डेटाबेस, एग्जिस्टिंग डेटाबेस, उस डेटा का एनालिसिस हेल्प करेगा इन फोरकास्टिंग। नाउ वंस यू हैव दोज फोरकास्ट, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं कि विल दैट फोरकास्ट के एक्चुअल रिजल्ट्स अगर उस फोरकास्ट के अगेंस्ट हों, उसके हिसाब से ना हो तो क्या होगा। द डेटा हेल्प्स यू मेक अ फोरकास्ट, द डेटा हेल्प्स यू मेक अ प्रोफेशनल जजमेंट अबाउट फ्यूचर। The next level of the risk management is what if the actual result is not in line with that. History may not be a good guide for future. Your existing data की बेसिस पे आपने एक जजमेंट तो कर ली, ऑफ कोर्स किसी बेसिस पे आप फोरकास्ट बनाएंगे कि मेरी ये सेलिंग प्राइस होगी, ये क्वांटिटीज होंगी, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, बट व्हाट इफ दे गो रॉन्ग, सेंसिटिविटी एनालिसिस एक्चुअली हेल्प्स यू इन दैट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। दैट्स राइट। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए आप फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, हम थोड़ी इसकी और पीछे चले जाते हैं टू प्रॉब्ली आंसर योर क्वेश्चन एंड व्हाट्स द कन्फ्यूजन दैट यू आर हैविंग। उसको मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ और क्लियर करने की। जब आप ये फोरकास्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में कि मैं इतनी प्रोडक्ट सेल करूँगा अगले 5 साल में, ये मेरी क्वान्टिटीज़ होंगी, ये मेरी सेल्स होंगी 5 साल, 10 साल, 15 साल, हाउ डू यू कम अप विथ इट? There are two ways. One, you may have a historical data, जिसको आप कहें कि मैं आगे जाके इंटरपोलेट कर रहा हूँ, उसकी बेसिस पे मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूँ। यू हैव एन एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डेटा कि जी मेरी कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने लॉन्च की इसी तरह की, उनकी ये साइकिल रही थी, उसमें ये प्राइसिंग रही थी, इस तरीके से ये सिस्टम, उसकी बेसिस पे आप आगे फोरकास्ट करें। द अदर वे इज दैट यू हायर अ मार्केटिंग एजेंसी और योर मार्केटिंग गाइज एंड आस्क देम टू गो इनटू द मार्केट, डू अ मार्केट सर्वे एंड टेल यू कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी और किस प्राइस पे ये सेलेबल है एंड व्हाट्स द बेस्ट जजमेंट अराउंड दैट। तो वो आपको एक रेंज दे देते हैं जनरली, एंड यू पिक अप दी व्हाट इज़ द बेस्ट एवरेज रेंज फॉर बेस केस सिनेरियो। तो यहाँ तक आपका, जैसे मैंने कहा, ये है वो डेटा का यूज़। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसको यूज़ किया, या आपने मार्केट से डेटा, या एजेंसीज जिनको आप हायर करते हैं, या अपने मार्केटिंग के लोगों से ये रिसर्च करवाते हैं कि जो कोई चीज़ नई लॉन्च कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग की अगर एक्सपेंशन हो रही है, दैट्स वेयर द डेटा की यूटिलिटी आ गई। अब आपने उसकी बेसिस पे एक एनपीवी कैलकुलेट कर ली, अब हम उसकी नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। व्हाट इफ़ दैट प्रोजेक्शन, जो कि आपने बेस्ट भले प्रोबेबिलिटी एनालिसिस किया, मार्केट रिसर्च की, अपनी तरफ से बेस्ट जजमेंट जिसे मैं कह रहा हूँ, उसकी बेसिस पे आपने फोरकास्टिंग की। अब वो बेस्ट जजमेंट भी गलत हो सकती है और बड़ी वाइल्डली गलत हो सकती है। एक्चुअल रिजल्ट्स माइट बी कम्प्लीटली डिफरेंट। दुनिया इतनी वॉलेटाइल है, 6 महीने में गोल्ड प्राइस कहाँ से कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। 6 महीने में मेटल प्राइसेस कहाँ चली जाती हैं, यूटिलिटी प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स, कोविड आ गया, कोई पेंडेमिक हो गई, कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो गया, एंड योर एक्चुअल रिजल्ट्स आर वाइडली डिफरेंट फ्रॉम योर बेस्ट जजमेंट फोरकास्ट यूजिंग ऑल दोज डेटा एनालिटिक्स टूल्स दैट यू हैव यूज्ड। सेंसिटिविटी एनालिसिस वो आपको बताता है कि व्हाट इफ द बेस्ट जजमेंट दैट यू हैव देयर इज एन एडवर्स चेंज इन दिस, तो फिर कितनी एडवर्स चेंज आप बर्दाश्त कर सकते हैं अंटिल योर एनपीवी बिकम ज़ीरो। सो इस डेटा और इसके यूज़ के बाद जब एक एनपीवी आई और उस एनपीवी की बेसिस पे प्रोजेक्ट वायबिलिटी डिटरमिन हुई, अब सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, उसके बाद की रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। इज़ दैट ओके? इज़ दैट क्लियर नाउ? एक टॉपिक आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में था, फोरकास्टिंग का। जो आप फोरकास्टिंग करते हैं ना, फोरकास्टिंग टूल्स उस वक्त यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें आप रिग्रेशन एनालिसिस भी करते हैं, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस भी करते हैं, डेटा को यूज़ करके एक फोरकास्ट करते हैं। वहाँ तक डेटा बन गया, डेटा फोरकास्टिंग हो गई, फोरकास्टिंग के बाद एनपीवी आ गई। अब वो एनपीवी इफ़ इट गोज़ रॉन्ग देन व्हाट हैपेंस, उसकी डिस्कशन हम कर रहे हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस में। Is that okay now? Gee, that's right. In fundamental level, we must need to deal with market research, market data. That's right. तो अब हम यहाँ पे अपनी इसको क्लोज करते हैं डिस्कशन को, और
नेक्स्ट हम इंशाल्लाह संडे को मिलेंगे, इसी टाइम पे मिलेंगे, 11:30 से 1-1:30 तक हमारी क्लास होगी। सारे लेक्चर्स आपने देखने हैं और ये जो लेक्चर्स हैं ये आप डिलीजेंटली देखेंगे। इसमें जितना बैकलॉग आएगा उतना बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, तो कोशिश करें कि आज का काम कल पे ना छोड़ें, आज का काम आज ही करें ताकि बाद में आपके लिए बैकलॉग ना हो। ठीक है जी, इज़ दैट ओके? तो अब हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, वील मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।